Hello everyone, this is Archie Verma and today we are going to talk about the next topic of the chapter Body Fluids and Circulation of class 11 Biology. So without any delay, let's start. Today's topic is blood vessels. Blood vessels तीन तरीके की होती हैं, आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स. लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कैपिलरीज को हम ब्लड वेसल के अंदर कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन वैसे देखें तो कैपिलरी इज़ ऑल्सो ब्लड वेसल. नेक्स्ट, जो ये ब्लड वेसल्स होती हैं ये एक फिक्स्ड रूट या एक फिक्स्ड पाथवे बनाने में मदद करती हैं, ताकि जो हमारा ब्लड जो फ्लो हो रहा है, जो कि न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करना चाहता है और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना चाहता है, उसको एक प्रॉपर रूट देती है, फिक्स्ड रूट देती है, ताकि ये जो पूरा ब्लड का रेगुलेशन है या जो पूरा ब्लड मूव कर रहा है वो पूरा पाथवे प्रिसाइसली रेगुलेटेड रहे, अच्छे से रेगुलेशन रह सके उसका. जैसे हमने पढ़ा था कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बेटर जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो ब्लड का प्रिसाइसली रेगुलेशन रह पाता है. फिक्स्ड रूट के अंदर एक बहुत बेटर तरीके से रेगुलेशन रह पाता है ब्लड का. इस वजह से ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर होती हैं और क्लोज पाथवे बनाती हैं और बेटर रेगुलेशन करने में मदद करती हैं. अब ऐसी बात नहीं है कि ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्लोज सर्कुलेटरी पाथवे वाले लोगों के अंदर होती हैं. ओपन सर्कुलेशन के अंदर भी देखने को मिलती हैं, लेकिन वो एक क्लोज्ड पाथवे नहीं बनाती हैं. जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो एक आर्टरी जाएगी, वो एक वेन से मिलेगी और उस जंक्शन को बीच में जो एक सिंगल लेयर्ड जंक्शन होगा उसको हम कैपिलरी बोलते हैं. वो चीज़ ये कैपिलरी वाली और फिर ये जो जंक्शन पॉइंट है वो हमें ईजिली देखने को नहीं मिलेगा इन द केस ऑफ ओपन सर्कुलेटरी पाथवे, क्योंकि जो ब्लड है वो आर्टरी से जा करके डायरेक्टली जो हेमोसील है या फिर जो साइनोसिस हैं उसमें चला जाता है. लेकिन ये चीज़ जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर देखने को नहीं मिलती है. और क्यों देखने को नहीं मिलती है? बिकॉज आर्टरीज़ के बाद बीच में कैपिलरीज और कैपिलरीज जॉइन करती होती हैं द वेन्स, ताकि जो डिऑक्सी ब्लड जो जा रहा है वो वेन्स के थ्रू वापस हार्ट की तरफ चला जाए. यहाँ पे क्लोज्ड पाथवे बन रहा होता है और इसी वजह से प्रॉपर या फिर बोलते हैं प्रिसाइसली रेगुलेशन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू ओपन सर्कुलेटरी पाथवे. अब बोला हुआ है कि जो ब्लड वेसल्स होती हैं जैसे आर्टरी और जो हमारे पास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वेन्स हैं, इन दोनों के अंदर यहाँ पे लेयरिंग होती है, या फिर जैसे कैपिलरी होती है उसके अंदर वो एक सिंगल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, फिर सिंगल लेयर्ड टिश्यू होता है, तो उसके जैसा है, या फिर कुछ लेयरिंग होती है इसके अंदर भी, तो लेयरिंग होती है. सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटिमा. ट्यूनिका इंटिमा जो होती है वो स्क्वैमस एंडोथीलियम से या फिर स्क्वैमस एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं, जो पेवमेंट एपिथेलियम बोल सकते हो या फिर बोल सकते हैं इरेगुलर बाउंड्री रखते हुए जो सेल्स होते हैं जो कि डिफ्यूजन में बहुत अच्छे से काम करते हैं, उसकी लेयर होती है ट्यूनिका इंटिमा की. फर्स्ट लेयर होती है सबसे अंदर वाली, इनर लाइनिंग होती है वो. किसकी होती है इनर लाइनिंग? स्क्वैमस एपिथेलियम की. नेक्स्ट जो लेयर होती है, जो मिडिल वाली लेयर होती है, इस मिडिल वाली लेयर को ट्यूनिका मीडिया बोलते हैं. ट्यूनिका मीडिया जो होती है वो स्मूथ मसल्स की होती है और इलास्टिक फाइबर्स उसके अंदर होती हैं. थर्ड लेयर जो आती है उसका नाम है ट्यूनिका एक्सटर्ना. ट्यूनिका एक्सटर्ना के अंदर फाइबरस कनेक्टेड टिश्यू मिलता है. अब इसके अंदर कुछ फाइबर्स भी होंगी. इलास्टिक फाइबर्स हमने मिडिल लेयर में डाल दिया, तो यहाँ पे जो याद रखना है वो कोलेजन फाइबर्स डालेंगे. अब इसको भी थोड़ा और तरीके से दिमाग लगा के याद रख सकते हैं कि कन्फ्यूजन ना हो. और तो कोलेजन फाइबर्स जो होती हैं वो स्ट्रेंथ देने का काम करती हैं. ऐसे याद रखो कि वो बोन में भी थी, ब्लड में नहीं थी. ब्लड में अगर कोलेजन फाइबर्स होती हैं तो वो रिजिड हो जाता और वो फ्लूइडिटी मेंटेन नहीं रख पाता, तो वो बह नहीं पाता ब्लड. इस वजह से कोलेजन फाइबर्स इक्वल्स टू रिजिडिटी. कोलेजन फाइबर्स जहाँ होंगी उस लेयर को या उस जगह को रिजिड बनाएंगी, और यही फाइबर्स यानी कोलेजन फाइबर्स जो होती हैं वो बोन में भी मिलती है. तो इस तरीके से याद रखना है कि कोलेजन फाइबर्स जो होंगी वो बाहर की लेयर में होंगी, ताकि वो उसको सपोर्ट दे सके या फिर बोल सकते हैं उसकी प्रोटेक्शन कर सके बाहर के इन्वायरमेंट से. मतलब बाहर का इन्वायरमेंट तो नहीं, लेकिन हाँ बाकी का जो बॉडी है उसमें से मतलब अल्टीमेटली प्रोटेक्शन का काम है, ऐसे याद रखना है. और जो सेकंड लेयर होगी उसमें इलास्टिक फाइबर्स आ जाएंगे और थर्ड लेयर में कोई भी फाइबर्स नहीं आती हैं. दोबारा कंसाइज कर देते हैं. जो सबसे पहली वाली यानी कि सबसे इंटरनल लेयर थी उसमें स्क्वैमस एपिथेलियम होगी, नाम ट्यूनिका इंटिमा. सेकेंड लेयर जो होगी, जो मिडिल वाली होगी, उसमें स्मूथ मसल और इलास्टिक फाइबर्स होंगी. थर्ड लेयर, क्योंकि इसको प्रोटेक्शन करना है सबसे बाहर, वही है ट्यूनिका एक्सटर्ना, इसलिए उसके अंदर कोलेजन फाइबर्स होंगी और वो प्रोटेक्शन का काम कर रही होगी. अब ये तीनों लेयर्स वेन्स में भी देखने को मिलती है और आर्टरीज में भी देखने को मिलती है. लेकिन जो आर्टरीज होती हैं उसका ल्यूमेन जो होता है वो छोटा सा होता है और वेन्स का जो ल्यूमेन होता है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है. एक और बात जो कि
लिखी हुई है एनसीईआरटी में, लास्ट लाइन लिखी हुई है इसी पैराग्राफ की, वो लिखी हुई है कि जो सेकेंड वाली लेयर थी, यानी कि जो मिडिल लेयर थी ट्यूनिका मीडिया, जिसके अंदर स्मूथ मसल्स थी और इलास्टिक फाइबर्स थी, वो कंपैरेटिवली पतली होती है वेन्स के अंदर। और जैसे ही ये लेयर पतली हो जाती है, वैसे ही ये जो वेन्स का ल्यूमेन होता है वो बड़ा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, राइट। एक बार दोबारा बोल देती हूँ इसी वाली लाइन को, जो वेन्स का ल्यूमेन होता है वो बड़ा होता है और जो आर्टरीज का ल्यूमेन होता है वो छोटा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ट्यूनिका मीडिया होती है, जो सेकंड नंबर की लेयर होती है, जो मिडिल वाली लेयर होती है, वो पतली होती है इन द केस ऑफ वेन्स, और जैसे ही ये लेयर पतली हो जाएगी वैसे ही जो ल्यूमेन हो जाएगा वेन्स का वो बड़ा हो जाएगा एज कम्पेयर टू आर्टरीज। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।